तो इरूटेरिया करंट फर्स्ट रिवीजन का ये पार्ट 2, जिसमें हम लोग 16 मई से लेकर 31 मई तक के करंट के टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 हाल ही में नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कार्यक्रम, यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य था विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। इसके मुख्य बिंदु, इस सम्मेलन में भारत ने स्वयं का मंडप स्थापित किया, जिसमें भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, जो शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक था। भारत मंडप शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक था। दुनिया भर के 15,000 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन भारतीय उद्योग को विश्व भर की कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रयास, तो हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य जो है वह 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में इस्पात, परिवहन, गतिशीलता और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए जो योजना दिशा निर्देशित है उसे अधिसूचित किए गए हैं। भारत में नवाचार और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो मिशन और भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए वन स्टॉप के रूप में काम करेगा। वन स्टॉप के रूप में यह काम करेगा। भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार जो है वो अब चीन बन गया, यानी थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI द्वारा जारी आंकड़ों की बात को अगर मान ले तो वित्त वर्ष 2024 में चीन जो है वह आयात $100 बिलियन से अधिक हो जाने के साथ ही चीन 2 साल के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। चीन जो है भारत का सबसे बड़ा, हमारा पड़ोसी देश, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनना। वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कुल $118.4 बिलियन का हुआ, जिसमें आयात 3.24% बढ़कर $101.7 बिलियन और निर्यात 8.7% बढ़कर $16.67 बिलियन का हो चुका है। आयात निर्यात तो याद रख सकते हैं डाटा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024 में कुल व्यापार $118.3 बिलियन का रहा, जिसमें भारतीय निर्यात घटकर 1.2% घटकर $77.5 बिलियन रहा। वहीं आयात 20% घटकर $40.8 बिलियन रहा। यहाँ पे अमेरिका के साथ निर्यात ही ज़्यादा है। भारत का चीन पर निर्भरता, भारत ने $4.2 बिलियन के टेलीकॉम और स्मार्टफोन पार्ट्स का आयात किया। इस श्रेणी में कुल आयात का 44% है, जो चीनी घटकों पर महत्वपूर्ण निर्भरता को दर्शाता है। चीन से लैपटॉप और PC का आयात कुल $3.8 बिलियन रहा, जो इस क्षेत्र में भारत के आयात का 77.7% था। भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी का आयात मुख्य रूप से चीन से $2.2 बिलियन का था, जो ऐसे आयात का 75% था। भारत की पहल, तो भारत ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं यानी कि PLI, एंटी डंपिंग शुल्कों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किया है। चाबहार बंदरगाह समझौता, इससे परिचित होंगे अधिकतर लोग। हाल ही में भारत और ईरान, यह पहले चाबहार बंदरगाह समझौता किस देश का बीच है, तो भारत और ईरान ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जो ईरान में बंदरगाह के लिए सहयोग की सामान्य रूपरेखा हस्ताक्षर करने में 8 वर्ष बाद हुआ है। यह हस्ताक्षर 8 वर्ष पहले हुआ था। यह समझौता इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच यह समझौता हुआ। इस महत्वपूर्ण समझौते के बाद ईरान का चाबहार बंदरगाह अगले 10 वर्षों के लिए भारत का हो गया है।
साथ में ईरान के साथ दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना मध्य एशिया और उससे आगे के लिए भारत की रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है। महत्व: दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे, जिससे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में इस बंदरगाह का उपयोग किया जाएगा। यह महत्व इसका उस लिए ज़्यादा है। ईरान में चाबार के शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के माध्यम से INSTC एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर का उपयोग करके दो बाजारों को जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत युक्तिसंगत होगी। दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार की मात्रा में योगदान देना। यह बंदरगाह पारंपरिक सिल्क रूट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। चाबार बंदरगाह जो वह समृद्ध एवं मध्य एशियाई क्षेत्र को दक्षिण एशियाई बाजारों से जोड़ेगा। यह संपर्क भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए निवेश को आगे बढ़ाएगा। यह मध्य एशियाई क्षेत्रों की पारगमन और परिवहन संभावना को विकसित करेगा और लॉजिस्टिक नेटवर्क में सुधार करेगा। CAA के तहत 300 से अधिक लोग भारतीय नागरिक बने हैं, यानी हाल में अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 के तहत 300 से अधिक लोग भारतीय नागरिक बन चुके हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम तो यह कानून जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। इस प्रकार सरकार का पक्ष है कि मुस्लिम बहुल देश में जहां अल्पसंख्यक समुदाय 6 धार्मिक जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं उन लोगों को आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है, और इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसे लाया गया। संशोधन के तहत इन समुदाय की प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की आवश्यकता 11 वर्ष को घटाकर केवल 5 वर्ष किया गया, यानी 2014 के बाद। नागरिकता संशोधन नियम 2024 तो आवेदकों को भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। जनगणना कार्य निदेशक की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति को नागरिकता प्रदान करने का अंतिम अधिकार दिया गया, जबकि आवेदकों की जांच डाक विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति DLC द्वारा की जाएगी। चुनौती: दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, वहीं दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। देश के अनेक स्थानों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दलों द्वारा भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक इसे बताया गया। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट: हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहा वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 को जारी किया। कहाँ से? ऑस्ट्रिया की वियना से संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट को जारी किया संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय, UNODC का फुल फॉर्म। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता: 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार में गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति की प्रजातियां हैं। पशु में गैंडे और वनस्पति में देवदार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इस अवैध वन्यजीव व्यापार में। रिपोर्ट के आधिकारिक डेटा 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और अन्य क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें 4000 पौधे और जानवरों की प्रजातियां प्रभावित हुई है। इसमें 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध है। पशु प्रजाति का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार गैंडे के सींग का 29% होता है, पेंगोलिन के सल्क का 28% और हाथी के दांत का 15%। तो सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ है गैंडे के सींग का 29%। पादप प्रजाति में अवैध व्यापार जो है देवदार 47%, शीशम 35% और अगरवुड 13%। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट: यह अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है, यानी 16 में शुरू हुई, 20 में आई, फिर 24 में। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पतिक लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है। यह वन्यजीव अपराध से होने वाले नुकसानों और प्रभावों का एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वन्यजीव तस्करी की प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले कारकों की जांच करता है और वन्यजीव अपराध को हल करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता के बारे में वर्तमान ज्ञान का जायजा भी लेता है। फॉर्म 1780 और मतदान डेटा: भारत के निर्वाचन आयोग
ईसीआई की ओर से अंतिम मतदान डेटा अपलोड करने में देरी और कम मतदाता मतदान का मुद्दा चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान प्रमुखता से उभरा है। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एडीआर की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्र पर मतदाता मतदान के आंकड़े जारी करने की मांग की गई। एनजीओ ने मतदान के बाद ईसीआई द्वारा जारी प्रारंभिक मतदाता मतदान आंकड़ों और बाद में प्रकाशित अंतिम प्रतिशत के बीच महत्वपूर्ण अंतर को भी उजागर किया। ईसीआई की प्रतिक्रिया तो भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि फॉर्म 17C यानी दर्ज मतों का लेखा जोखा जिसमें होता है उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने का कोई कानूनी आदेश नहीं है और फॉर्म 17C डेटा के खुलासे से मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। आंकड़ों के संबंध में प्रारंभिक संख्या एक प्रारंभिक अनुमान है, जो उच्च अंतिम आंकड़ा केवल इस तथ्य के कारण है कि आरओ अद्यतन डेटा देर से भेजते हैं। फॉर्म 17C क्या है तो फॉर्म 17C में चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर दर्ज किए गए मतों का लेखा जोखा होता है। मतदान समाप्त होने के बाद इसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें शामिल है ईवीएम पहचान संख्या, प्रति ईवीएम दर्ज कुल मतों की संख्या, मतदान केंद्र पर कुल निर्वाचकों एवं मतदाताओं की संख्या, मतदान करने की अनुमति न दिए गए मतदाताओं की संख्या। यह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक फॉर्म है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39वें स्थान पर पहुंच गई है तथा वैश्विक पर्यटन गतिविधि की महामारी में तो विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में भारत 39वें रैंक पर पहुंच गई है तथा वैश्विक पर्यटन गतिविधि भी महामारी से पूर्व के स्तर पर लौट रही है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण एशियाई और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ओवरऑल अमेरिका शीर्ष पे है, निम्न और मध्यम आय वालों में भारत शीर्ष पे है। भारत की नई रैंकिंग 2021 के सूचकांक में उसके 54वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत जो है वह उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धा में 18वां प्रदर्शित किया है, प्रतिस्पर्धी हवाई परिवहन के लिए 26वां स्थान और प्राकृतिक संसाधनों में 6ठे स्थान, सांस्कृतिक संसाधनों में 9वें स्थान पर है। देश का समग्र यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI स्कोर 2019 के स्तर पर 2.1% कम है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक यह सूचकांक दूसरा संस्करण है जो विश्व आर्थिक मंच और यूनाइटेड किंगडम के सारे विश्वविद्यालय के सहयोग से संकलित किया गया। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। TTDI 2024 ने विभिन्न कारकों और नीतियों के आधार पर 119 देशों की यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों को कवर किया है। इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे समग्र सुधार के बावजूद 2024 में भारत की TTI स्कोर 2019 की तुलना में 2.1% कम हुई है, जो वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्ति के मुद्दों से प्रभावित है। हवाई परिवहन और पर्यटन सेवाएं 2019 के स्तर का पूरी तरह से वापस नहीं आ पाया है। मालदीव भारत की रुपए सेवा शुरू करेगा। मालदीव भारत की रुपए भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इस कदम से मालदीवियन रुपया को मजबूती मिलने की संभावना है। इसके कुछ महत्व रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है और क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण में सुधार लाना है इसका उद्देश्य। साथ में रुपये को स्वीकार करने से इसकी वैश्विक स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है। यह भारतीय व्यवसायों के लिए एक नए बाजार के रूप में अवसर प्रदान करता है। रुपये तो भारत में पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है जो रुपये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI का एक उत्पाद है जो देश में खुदरा भुगतान को संचालित करने वाला प्रमुख संगठन है। इसे NPCI द्वारा मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था। रुपये सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सक्षम बनाता है। इसे भारत में ATM, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में रुपये को भूटान, नेपाल, मॉरिशस, UAE और सिंगापुर सहित कई देशों में स्वीकार किया जा चुका है। चक्रवात रेमल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात रेमल संभावित गंभीर चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी जारी करी है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को प्रभावित कर सकता है। तो रेमल
चक्रवात रेमल उत्तरी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय, कौन सा उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात रेमल का नाम जो है नामकरण ओमान ने रखा, जिसका अरबी अर्थ क्या होता है रेत। ओमान रेमल का रेमल में से मल हटा के त लगा दीजिए। उत्तरदायी कारक 28 से 29 डिग्री सेल्सियस गर्म समुद्री सतह का तापमान। समुद्र की सतह का गर्म तापमान तूफान प्रणाली के विकसित के लिए आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करता है। कम ऊर्ध्वाधर और कतरनी पवनें। निम्न ऊर्ध्वाधर और कतरनी पवनें जो होती है वह चक्रवात के आसपास के क्षेत्र में ऊपर की ओर गतिशील हवाएं होती हैं और चक्रवात की ऊपरी संरचना को बाधित नहीं करती है। चक्रवात यह वायु की प्रणाली है जो कम दाब वाले क्षेत्र से केंद्र के चारों ओर घूमने लगती है। अंदर की ओर घूमने वाली सर्पिलाकार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है। चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ तो आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी चक्रवात को आवश्यक ऊर्जा मिल सकेगी। चक्रवात भंवर के निर्माण के लिए कोरियोलिस प्रभाव जो है यह कारक है। कम ऊर्ध्वाधर पवनें, कतरनी वायुमंडलीय अस्थिरता, समुद्र से उठने वाली गर्म नम हवा तूफानों के निर्माण को बढ़ा देती है। भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूर्व 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया था और पहला परमाणु परीक्षण यह भारत का था जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और इसके साथ भारत परमाणु क्षमता वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका था। इस परीक्षण के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश बना था। वर्ष 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति कोड नाम से पोखरण में पुनः परमाणु का परीक्षण किया था। 1976 वाला जब हुआ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1998 में हुआ तो वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे। उत्तरदायित्व कारक 1960 के दशक में भारत के नेतृत्व में हुए बदलावों और चीन तथा पाकिस्तान के साथ संघर्षों ने भारत के परमाणु क्षमता हासिल करने के फैसले को प्रभावित किया। 1964 में चीन के परमाणु परीक्षणों ने भी इसमें भूमिका निभाई। भारत ने एनपीटी को अपने जैसे गैर परमाणु राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण माना। परमाणु परीक्षण का प्रभाव, वैश्विक आलोचना। परीक्षणों के बाद भारत ने अमेरिका सहित विभिन्न देशों की आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका ने 1978 में परमाणु अप्रसार अधिनियम यानी परमाणु बम को कोई देश नहीं बनाएगा पारित कर भारत को दी जाने वाली परमाणु सहायता रोक दी थी। इसकी कूटनीति, तो भारत ने परमाणु परीक्षणों में उसकी रक्षा और विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। भारत का परमाणु सिद्धांत, भारत किसी संघर्ष में पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि उस पर ऐसे हथियारों से हमला किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई हो सकती है। विश्वसनीय व न्यूनतम निवारण, भारत परमाणु हमले को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार बनाए रखेगा। गैर परमाणु हथियार वाले देशों के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। ये सब भारत अंततः परमाणु हथियारों के वैश्विक निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और परमाणु शस्त्रागारों को कम करने और समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। बिस्मटेक चार्टर लागू हुआ, तो बिस्मटेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिस्मटेक चार्टर 20 मई 2024 को लागू हुआ। बिस्मटेक चार्टर कब लागू हुआ? 20 मई 2024 को। यह 30 मार्च 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में वर्चुअल रूप से आयोजित 5वां शिखर सम्मेलन के दौरान बिस्मटेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके क्या महत्व है? तो चार्टर को अपनाने से संगठन को एक कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है। यह बाहरी भागीदारी पर्यवेक्षकों और नए सदस्यों के प्रवेश का मार्ग जो है वह प्रशस्त करता है। चार्टर के लागू होने से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सार्थक सहयोग और गहन एकीकरण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा उपलब्ध होगा। बिस्मटेक, तो यह बिस्मटेक क्या है? 1997 में बहुत लोगों का डीओ भी होगा। गठित बिस्मटेक एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल है। इस बिस्मटेक में 7 सदस्य देश शामिल है। तो बिस्मटेक 7 सदस्य देश कौन कौन शामिल है? तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भारत है। बिस्मटेक तो 1997 में गठित हुआ। या एक और संगठन है सार्क, साउथ ईस्ट एशियन, कैसे इसका फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ
इसमें भी सार्क में भी 7 देश है। इस 7 देश में बिस्मटेक के 7 देश में से 5 देश है, इसके अलावा 2 देश है। इसमें से म्यांमार और थाईलैंड को हटा दीजिए और पाकिस्तान, इसमें से पाकिस्तान और हटेगा तो मालदीव। हाँ, मालदीव। ये 7 देश जो है सार्क के, ये 2 हटा के इस 2 को जोड़ दीजिए तो सार्क के हो गए, बाकी इस 2 को हटा दीजिए तो बिस्मटेक के देश है। बिस्मटेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभों का उपयोग करना और आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को गति देकर वैश्वीकरण हमले का मुकाबला करना है। इसके महत्व तो विश्व की 22% आबादी इसके अंतर्गत शामिल है। संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र है। विश्व का 1/4 व्यापारिक माल प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से ही होकर गुजरता है। 1/4 बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन पूछ सकता है व्यापार का कितना हिस्सा बंगाल की खाड़ी से गुजरता है, तो 1/4 पार्ट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के अभियोक्ता ने अदालत से इजरायल के प्रधानमंत्री और हमास नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंपॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर को, कब? 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले और उसके बाद गाजा में हुए युद्ध को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इसने क्या कहा? विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो रोम संविधि नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा इसको शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय व्यक्तियों द्वारा किए गए गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध जिसमें नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण जैसे अपराधों पर मुकदमा चलाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्राध्यक्षों को किसी भी विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में राष्ट्राध्यक्षों के लिए ऐसी छूट उपलब्ध नहीं है। भारत, अमेरिका, चीन रोम संविधि का पक्षकार नहीं है। मार्च 2023 में ICC ने यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्वेश्चन सब याद रखिएगा। हाल ही में स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 99वां सदस्य देश बन चुका है। तो 97 से लेकर 100 तक याद रखना है। 99वां सदस्य देश इसका कौन बना है? स्पेन इसका 99 नंबर का सदस्य देश बना है ISA का। वर्तमान में 119 देश ISA पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें 99 देशों ने ISA का पूर्ण सदस्य बना है। आवश्यक अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया, जिसमें स्पेन सबसे नवीन है, नया है, 100वां भी बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यह अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस में एक जलवायु समझौता के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अपनी पार्टियों का सम्मेलन किया। पेरिस में पार्टियों का सम्मेलन किया COP के दौरान, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को इसने लॉन्च कर दिया, जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा ग्राम में है, भले इसका गठन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX। भारतीय स्टेट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहले बैंक के रूप में अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है। कौन? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है? तो IIBX को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होने का गौरव प्राप्त है। यह एक्सचेंज रणनीतिक रूप से गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और IFSC कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में स्थित है। IIBX की संकल्पना जो है वह भारत में बुलियन आयात के लिए प्रवेश द्वार उपलब्ध कराने तथा बुलियन ट्रेडिंग, बुलियन वित्तीय उत्पादों में निवेश और बुलियन बाजार में पारदर्शिता, मानवीकरण और लागत दक्षता लगाना है। बुलियन का अर्थ है उच्च शुद्धता वाले भौतिक सोने और चांदी से है। बुलियन का अर्थ तात्पर्य क्या है? उच्च शुद्धता वाले भौतिक सोने और चांदी से है, जिसे आमतौर पर सिलियों या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। यही है बुलियन। बुलियन को कभी कभी वैध मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे सामान्यतः केंद्रीय बैंकों या संस्थागत निवेशकों द्वारा आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है। प्रोजेक्ट ईशान। तो ईशान यह एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू किया।
ईशान नागपुर में शुरू हुआ। भारत ने प्रोजेक्ट ईशान के तहत अपने 4 हवाई क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को एकीकृत किया और पूरे देश में एकीकृत करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। भारत अपने 4 उड़ान क्षेत्रों को नागपुर में एक सतत हवाई क्षेत्र में एकीकृत करने और नागपुर से हवाई यातायात प्रबंधन को सुसंगत बनाने की योजना बना रहा है। इसके महत्व तो इस परिचालन को सुव्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाने और भीड़ भाड़ कम करने के लिए कुशल मार्ग निर्धारण और उड़ान के समय कम करने में मदद मिलेगी, जिससे कि एयरलाइनों और यात्रियों दोनों को लाभ पहुंचेगा। यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और विमान ईंधन के उपयोग को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। नॉर्वेस्टर्स अनुसंधान परीक्षण केंद्र। तो भारत नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करता है। नॉर्वेस्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम वगैरह में आता है, बंगाल में। तो नियंत्रण केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदवाली में होगा, जो भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर। तो इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होगा? उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदवाली में होगा, जो भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली संयुक्त रूप से इस सुविधा का विकास और उपयोग करेगा। साथ में इसका उद्देश्य देश के पूर्वी भागों में गठन, चरम विकास और प्रसार से गरज के साथ आने वाले तूफानों का अध्ययन करना। इस सुविधा से उत्पन्न बड़ी मात्रा में डेटा से पूर्वानुमानकर्ताओं को समय पर तूफान की भविष्यवाणी करने, पूर्वानुमान की चेतावनी जारी करने, 3 घंटे से कम समय में होने वाली घटना और अंततः जीवन बचाने में मदद मिल सकती है। AI क्रिस और AI भूमि। हाल ही में DD किसान ने टेलीविजन चैनल को नया रूप देने की पहल की और दो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर AI क्रिस और AI भूमि को DD नेशनल ने पेश किया। इसके साथ DD किसान देश का पहला AI आधारित सरकारी TV चैनल भी बन चुका है। इसके मुख्य बिंदु तो ये न्यूज़ एंकर जो है ये कंप्यूटर है जो बिल्कुल इंसान जैसे हैं और इंसान के समान काम करते हैं। बिना रुके 24 घंटे 365 दिन न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये देश और विदेश की 50 भाषाओं में बात करते हैं। इन्हें 50 भाषाओं का ज्ञान है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश के सभी राज्यों में किसान दर्शन इन एंकरों को देख सकेंगे। यह AI एंकर देश और वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि अनुसंधान, कृषि मंडियों के रुझान और मौसम में बदलाव तथा सरकारी योजनाओं या कोई अन्य जानकारी के बारे में ज़रूरी जानकारी जो होगा वही उपलब्ध कराएगा। AI विनियामक सैंडबॉक्स। तो विनियामक सैंडबॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के तेजी से विकास के लिए और तैनाती के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। सरकारें और नियामक संस्थान AI प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए AI विनियामक सैंडबॉक्स और जैसे नवीन तकनीकों की खोज कर रहा है। विनियामक सैंडबॉक्स। तो विनियामक सैंडबॉक्स एक ऐसा उपकरण है जो व्यवसाय को नियामक की देखरेख में नए और अभिनव उत्पादों सेवाओं की देखरेख में नए और अभिनव उत्पादों सेवाओं या लाइन रिपीट हुआ नहीं सेवाओं की देखरेख में नए और अभिनव उत्पादों सेवाओं या व्यवसायों का पता लगाने और प्रयोग करने की अनुमति देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए नियामक सैंडबॉक्स एक नियंत्रित और पर्यवेक्षित वातावरण है जहाँ इस वातावरण में डेवलपर्स और नव प्रवर्तक सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में कुछ नियामक लचीलेपन के साथ वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में AI प्रणाली का परीक्षण और तैनाती कर सकता है। इसका उद्देश्य तो विनियामक सैंडबॉक्स जो है वह बाजार सहभागिताओं के लिए औपचारिक विनियामक कार्यक्रम है जिसके तहत वे कुछ सुरक्षा उपायों और निरीक्षण के अधीन ग्राहकों के साथ नए उत्पाद, सेवाओं एवं व्यापार मॉडलों का परीक्षण जीवंत वातावरण में कर सकते हैं। AI विनियामक सैंडबॉक्स के लाभ। AI नवाचार और जिम्मेदारी में संतुलन। यानी AI विनियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य नैतिक और विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाकर जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है। जोखिम न्यूनीकरण। नए उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जिससे कंपनियों को बाजार में लॉन्च करने से पहले संभावित जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है। आर्थिक लाभ। तो फिनटेक कंपनी के लिए अनुपालन लागत को कम कर दिया है। संबंधित आंकड़े। विश्व बैंक के अनुसार नवंबर 2023 तक 57 अधिकार क्षेत्रों में वित्तीय क्षेत्र में लगभग 73 विनियामक सैंडबॉक्स घोषित और परिचालन में थे। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, LIC सहित सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों ने अपने विनियामक सैंडबॉक्स लॉन्च कर चुके हैं।
वित्त को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक नवाचार प्राधिकरण अधिनियम 2020 को अधिनियमित किया है, जिसके तहत एक नियामक सैंडबॉक्स मॉडल के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए समर्पित एक नवाचार प्राधिकरण की स्थापना करी गई है। हरित विकास के मार्ग में बाधाएं। ग्रीन डेवलपमेंट। हाल ही में भीषण गर्मी ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले गंभीर संकटों को उजागर किया है तथा COP द्वारा किए गए प्रयासों की महत्ता को उजागर किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पुष्टि की है कि 2023 तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। हरित ऊर्जा की दिशा में सरकारी पहल। तो नवीकरणीय ऊर्जा। पहले सरकार ने सौर मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा दिया। सौर ऊर्जा से इस मॉड्यूल को बढ़ावा दिया और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर बल दिया है। इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना को शुरू की गई है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन, तो इस क्षेत्र में दूसरा कार्य इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना के उद्देश्य से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम और उत्सर्जन में कमी लाना है। सौर ऊर्जा, इस सब पर ध्यान देना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। यह मिशन हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें शोधन, रसायन और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ सकती है। ग्रीन बॉन्ड। तो सरकार ने पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए हरित बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की है, जिससे हरित ऊर्जा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि उच्च उत्सर्जन। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा कार्बन उत्सर्जक है और भारत को बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। संक्रमण जोखिम। संस्थाओं को संक्रमण जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नीति, विनियामक, प्रौद्योगिकी, बाजार, प्रतिष्ठा और कानूनी जोखिम शामिल है। इसमें निवेश। तो भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से 2030 तक अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बिजली निवेश के लिए अनुमानित 11 से 12 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है। तकनीकी जोखिम। नई हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, उनकी नवीनता तथा संबंधित उच्च लागत के कारण जोखिम भरा हो सकता है। यह जोखिम विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाली छोटी कंपनियों के लिए गंभीर है। बाजार जोखिम। तो हरित प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता और कीमत बाजार की स्थिरता में उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है, जिसमें हरित निवेश की आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है। स्मार्ट सिटी मिशन। जून 2024 तक 2 बार विस्तार के बावजूद 2015 में शुरू हुआ स्मार्ट सिटी मिशन अपनी समय सीमा को पूरा करने की संभावना नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन तो भारत सरकार 2015 में शुरू किया। यह प्रमुख शहरी नवीनीकरण और पुनरुद्धार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर के 100 शहरों को विकसित करना तथा उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। स्मार्ट सिटी मिशन में 2 प्राथमिक घटक शामिल है: क्षेत्र आधारित विकास और ICT पर आधारित अखिल शहर समाधान। तो क्षेत्र आधारित विकास क्या है, यानी कि क्षेत्र आधारित विकास में उस क्षेत्र में जैसे पुनर्विकास, शहर का नवीनीकरण, बुनियादी ढांचे। इसके अंतर्गत क्या आएगा? बुनियादी ढांचे। इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे, सुविधा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा शहरी क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना है। साथ में रेट्रोफिटिंग शहर सुधार। इसमें समकालीन शहरी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करने के लिए पहले से विकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को उन्नत करना है। ग्रीनफील्ड परियोजना शहर विस्तार। नए शहरी क्षेत्रों में का विकास करना और टिकाऊ और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ मौजूदा शहरों का विस्तार करना है। ICT पर आधारित अखिल शहर समाधान, जिसमें गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता, कौशल विकास। इस मिशन को वर्ष 2020 में पूरा किया जाना था। इसे जून 2024 तक 2 बार विस्तार दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियां। तो इस मिशन के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया था, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP एक महत्वपूर्ण चालक थी। मिशन को प्रभावी बनाने के लिए शासन का एक व्यावसायिक मॉडल अपनाया गया था। SCM के तहत स्वीकृत 8,333 परियोजनाओं में से कुल परिव्यय अनुमानित 2 लाख करोड़ से घटकर 1,67,875 करोड़ रुपया रह गया। 100 शहरों में अनुमानित पूंजी प्रवाह की तुलना में 16% की कमी को यह दर्शाता है। SCM अनुदान द्वारा वित्त पोषित 5,533 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 65,063 करोड़ रुपये पूरी हो चुकी है, जबकि 21,000 करोड़ की लागत वाली 921 परियोजनाएं अभी प्रगति पर है। 10 शहरों में लगभग 400 परियोजनाएं जून 2024 की विस्तारित समय सीमा तक पूरा करने की संभावना नहीं लग रही है कि पूरा हो जाए।
SCM की कमियां और आलोचना। तो स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। इसमें मिशन ने स्मार्ट सिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। इसका जो स्पष्ट परिभाषा है उसका अभाव है। दोषपूर्ण शहर का चयन प्रक्रिया। 100 शहरों के चयन का प्रतिस्पर्धी आधार पर दोषपूर्ण था, जिसमें भारत की विविध शहरी वास्तविकताओं पर विचार नहीं किया गया है। सीमित भौगोलिक दायरा। SCM के तहत विकास के लिए शहर के क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा या अक्सर 1% से भी अधिक भी नहीं चुना गया था। अपर्याप्त वित्त पोषण। SCM के लिए आवंटित कुल वित्त पोषण भारतीय शहरों को रहने योग्य बनाने का अनुमानित आवश्यकता से काफ़ी कम था। और SCM एक अन्य प्रमुख परिणाम शहरी बाढ़ में वृद्धि, क्योंकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने कुछ शहरों में जल चैनलों को नष्ट कर दिया। गाजा युद्ध एवं IMC। हाल ही में भू राजनीतिक घटनाओं, विशेष रूप से गाजा युद्ध ने भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के सामने वाली रणनीतिक चुनौतियों को उजागर किया है। हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालिक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक मार्ग है जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ेगा। IMC। तो वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए भागीदारी PGI के तहत डिजाइन और तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह गलियारा मौजूदा समुद्र और सड़क परिवहन मार्गों को एक नए रेलवे नेटवर्क के साथ एकीकृत करता है। इसके अतिरिक्त इसमें बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने की योजनाएं के साथ स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइपलाइनों भी शामिल है। IMC की 2 गलियारे हैं, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। IMC के 2 गलियारा है, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। तो पूर्वी गलियारा भारतीय बंदरगाह कांडला मुंबई और मुंद्रा को समुद्र तट के रास्ते UAE के बंदरगाहों जैसे जेबल अली और फुजैरा से जोड़ता है। पूछ सकता है जेबल अली फुजैरा कहाँ का, तो यह UAE का बंदरगाह है। उत्तरी गलियारा लिंक सऊदी अरब और जॉर्डन के माध्यम से हाइफा और इजराइल को जोड़ता है। इसके महत्व, इसके रणनीतिक महत्व। इस परियोजना का चीन की बेल्ट एवं रोड पहल BRI के लिए रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला। इस 4800 किलोमीटर लंबे गलियारे का उद्देश्य क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। इसके आर्थिक महत्व। इस परियोजना से व्यापार सुगमता तथा व्यापार सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार की संभावना है, जिससे भारत से यूरोप तक माल परिवहन के समय और लागत को क्रमशः 40% से 30% कमी आने की उम्मीद है। गाजा युद्ध का प्रभाव। तो परियोजनाओं में देरी। इसका प्रभाव हुआ कि गाजा में युद्ध के कारण परियोजनाएं रुक गई और ईरान होर्मुज जलडमरू को बंद करने की धमकी दे रहा था। जैसे अडानी समूह की हाइफा बंदरगाह विस्तार की योजना को रोक दी गई थी। लाल सागर संकट। तो हौथियों द्वारा इजरायल और उसके सहयोगियों के लिए लाल सागर तक पहुंचने वाले मार्ग में अवरोध कर रहा है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। असुरक्षित मार्गों के कारण शिपिंग समय और बीमा लागत में वृद्धि हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार में देखने को मिल रहा है। आगे की राह। तो वैकल्पिक मार्ग। तो ओमान बंदरगाह अरब सागर में खुलते हैं तो ईरानी खतरे के प्रत्यक्ष प्रभाव से काफ़ी दूर हैं। यह भारत के बंदरगाहों के लिए निकटतम संपर्क प्रदान करता है। चाबहार। पूर्व में ओमान और पश्चिम में मिस्र को शामिल करके IMC के भविष्य के संघर्षों से होने वाले व्यवधानों से सुरक्षित बनाया जा सकेगा। RBI अधिशेष सरकार को हस्तांतरित। तो RBI बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये हस्तांतरण को मंजूरी दी है। केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया नवीनतम हस्तांतरण वित्त वर्ष 2022-23 में RBI द्वारा 87,416 करोड़ से दोगुना से भी अधिक है। मुख्य बिंदु। RBI बोर्ड ने 2023-24 के लिए CRB को पिछले वर्ष 6% से बढ़ाकर 6.5% करने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 24 के सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% से घटाकर वित्त वर्ष 2024-25 में GDP के 5.1% तक लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। RBI के लाभांश और आवंटन 2023-24 के लिए हस्तांतरणीय अधिशेष निधि निर्धारण 2019 में RBI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का उपयोग करके किया गया था। इस दिशा निर्देश की अनुशंसा डॉक्टर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने करी थी। समिति ने सुझाव दिया था कि RBI को अप्रत्याशित जोखिमों के लिए धनराशि अलग रखनी चाहिए, जिससे कि आकस्मिक जोखिम प्रवण बफर के रूप में जाना जाता है।
जो आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों का 5.5 से 5.5 से 6% के बीच होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार आरबीआई अपना अधिशेष, जो कि व्यय से अधिक आय का अधिक के होता है, सरकार को हस्तांतरित करता है। महत्व: नई सरकार की पूंजीगत व्यय। नई सरकार के लिए आरबीआई से प्रचुर अधिशेष हस्तांतरण पूंजीगत खर्च बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। राजकोषीय समेकन तो राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ का उपयोग करने का अवसर सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है तथा निवेशकों को राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त कर सकता है। व्यय में वृद्धि: अधिशेष हस्तांतरण सरकार को सड़क, रेलवे और रक्षा परियोजनाओं के लिए अपने आवंटन को बढ़ाने के लिए आवश्यक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता: पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि बढ़ाने से निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार होगा। विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 50,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित लक्ष्य का लगभग 67% से अधिक है। उधारी में कमी: प्रोत्साहन हस्तांतरण सरकार को जीडीपी के 0.3% के बराबर राजकोषीय स्थान प्रदान करता है। इससे उधारी कम करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई। हाल में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। भारत की प्रतिक्रिया: तो ईरानी राष्ट्रपति के सम्मान में एक दिन पूरे भारत में राजकीय शोक मनाया गया। देश भर में सभी सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा आधा झुका रहेगा और इस अवधि में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं हुआ। ईरान में रईसी की मौत के परिणाम: तो रईसी की असामयिक मृत्यु से रूढ़िवादियों और सुधारवादियों के बीच टकराव बढ़ेगा, जो ईरानी राजनीति में एक केंद्रीय विषय रहा। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की राजनीति दो ध्रुवों के बीच विकसित हुई है। रूढ़िवादी लोग का उद्देश्य पूरे समाज में शिया धार्मिक नियमों को लागू करना है और दूसरी ओर सुधारवादी जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक लचीलापन चाहते हैं। भू राजनीतिक तनावों के बीच रईसी के निधन से षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल के दौरान भारत ईरान के संबंध: तो भारत और ईरान ने मई 2024 में चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। इसी के समय नवीनतम घटना ईरानी नौसेना द्वारा जब्त किए गए जहाज पर सवार भारतीय नाविकों की रिहाई से है। भारत ईरान संबंध: भारत और ईरान के मध्य प्राचीन संबंध है। वर्ष 1950 में दोनों देशों ने 1950 में अपनी राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देशों ने वर्ष 2001 में तेहरान घोषणा पत्र और 2003 में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया तथा भारत ईरान साझेदारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था। चाबहार बंदरगाह: तो भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आर्थिक संबंध: 2020-21 के दौरान भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार $2.1 बिलियन था। ईरान की उत्तराधिकार योजना का भारत पर संभावित प्रभाव: तो क्षेत्रीय स्थिरता। रईसी के काल में चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक समझौता संभव हुआ। ईरान में उत्तराधिकार योजना क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के ऊर्जा सुरक्षा एवं कनेक्टिविटी संबंध को प्रभावित कर सकती है। विदेश नीति संरेखन: क्षेत्रीय संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति ईरान के रुख में परिवर्तन मध्य पूर्व में भारत के विदेश नीति निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। व्यापारिक संबंध: तो राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु से भारत और ईरान का व्यापार संबंध प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम: हाल ही में तमिलनाडु के 31 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पी श्याम निखिल 85वें ग्रैंड मास्टर। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 13 मई 2024 को भारत और ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिदी बेइज्जती टर्मिनल का संचालन करेगा। यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल होगा। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। चाबहार बंदरगाह के बारे में तथ्य: तो चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है, शाहिद कलंतारी और शाहिद बेहेश्ती।
मंझगांव डाक लिमिटेड MDL की स्थापना 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरधर अरमा ने 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। MDL भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है। यार्ड है MDL, जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी का भी निर्माण करता है। 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट, 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणी के युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उड़ीसा के सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण, 13 रजत और 9 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक जीता। बिहार के 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और 6 उत्कृष्टता पदक इसमें बिहार। हाल ही में आयोजित होने वाली समुद्री साझेदारी अभ्यास पासेक्स में हिस्सा लेने के लिए नौसेना युद्धपोत INS दिल्ली और INS शक्ति मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुंच गए हैं। INS दिल्ली का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा निर्मित प्रोजेक्ट 15 वर्ग का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और INS शक्ति बेड़े का सहायक जहाज है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार $118.4 बिलियन का रहा, जबकि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार $118.3 बिलियन का रहा था। हाल ही में 13-14 मई को नई दिल्ली में भारत और जिम्बाब्वे की संयुक्त व्यापार समिति के तीसरे सत्र का आयोजन कहाँ नई दिल्ली में हुआ। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी व्हाइट मार्बल को केंद्र सरकार द्वारा GI टैग मिला है। गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग मिला है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में श्री दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO का 17वां अध्यक्ष दिलीप संघानी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का प्रस्ताव भारत द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सभा में कुल 143 देशों ने जहां समर्थन में मतदान किया, वहीं अमेरिका और इजरायल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था। भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 15 अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीय मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शामिल है। $110 अरब की संपत्ति के साथ अंबानी इसमें 12वें और $100 अरब की संपत्ति के साथ अडानी इसमें 14वें नंबर पे है। इस इंडेक्स के अनुसार LVMH कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नार्ड अर्नोल्ट $222 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में सिल्वर पदक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इसको मान्यता दी गई। सेला सुरंग दुनिया का सबसे लंबा 2 लेन सुरंग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया गया। यह एक सुरंग एक की लंबाई 980 मीटर जबकि 2 की लंबाई 1555 मीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन हुआ। हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS द्वारा पेरिस फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया गया। TCS की स्थापना 1968 में हुई, तो इसका अनावरण कहाँ किया गया? फ्रांस के पेरिस में। TCS का ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण फ्रांस के पेरिस में किया गया। 1968 में स्थापित यह कंपनी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष N चंद्रशेखरन इसके हैं। सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार 6वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया है और यह रिपोर्ट एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा जारी किया गया। शटडाउन में भारत एक पर केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट, इस अभियान के तहत तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से नशीले पदार्थों के सेवन न करने और इस क्षेत्र में मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। HDFC बैंक ने हाल में वीज़ा के साथ साझेदारी में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड
पिक्सल प्ले को लॉन्च किया। भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले को लॉन्च किया HDFC बैंक ने। भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत INS किल्टॉन ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में वियतनाम के कैम रान खाड़ी का दौरा किया। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन AI प्लेटफॉर्म हनुमान AI भारत में लॉन्च किया है, जिसे अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों IoT के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान इन्हें किया गया है। असम द्वारा हाल ही में विभिन्न आपदाओं के दौरान नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूनिसेफ की मदद से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS असम में लॉन्च हुआ। FSSAI द्वारा जारी हाल ही में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जिससे आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश इसमें पाए जाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया गया। हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। इस ATCM अंटार्कटिक संधि 1959 के हस्ताक्षरकर्ताओं की एक वार्षिक बैठक है। 2007 के बाद यह भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। हाल में HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 बिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। हाल ही में कोच्चि केरल में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया द्वारा त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला केरल के कोच्चि शहर में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया इसका समापन हुआ। कार्यशाला का विषय था हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयास। भारत के सिक्किम राज्य द्वारा हाल ही में AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की गई है। फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इसमें चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू से नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार जीता। भारतीय अभिनेत्री अनसुईया सेनगुप्ता फिल्म में सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। हाल में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र बांग्लादेश, असम, मिजोरम आदि को रेमल चक्रवात का सामना करना पड़ा। ओमान इसका नाम रखा था। रेमल का अर्थ होता है रेत। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए इस चक्रवात का नामकरण ओमान ने रखा था। भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने हाल ही में DD किसान के द्वारा 2 AI एंकर DD क्रिस और भूमि को लॉन्च किया। ये AI एंकर 50 भाषाओं में बात करने में सक्षम है और इसके साथ ही DD किसान जो है वह AI एंकर पेश करने वाला देश का पहला सरकारी TV चैनल बना है। हाल में ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे पर तमिलनाडु है। हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सागा दावा त्यौहार मनाया गया। इंपॉर्टेंट, सागा दावा त्यौहार कहाँ का है? सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह सागा दावा त्यौहार मनता है। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल भी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन यह आता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीना। सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीना। हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक गंगम्मा जत्रा लोक उत्सव मनाया गया। यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी मंगम्मा को समर्पित है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ H मेहता ने बनाया है। इसे नोट पेन नाम दिया गया है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण में 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए। वर्ष 2022 में इसकी संख्या जो है वह 42 थी। हाल ही में गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन? गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन से इन्होंने यात्रा की है।
भारत का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारतीय उद्योग परिसंघ में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। हाल में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना और यूएसआई यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों की आधुनिक युद्ध रणनीति में समन्वयित करना है। प्राचीन रणनीति को अभी रणनीति से जोड़ना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक जो है वह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा इसको मिला था। बिहार का सहयोग इसमें काफ़ी हद तक रहा था। हाल ही में बेंगलुरु का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सी आई और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला के उपग्रह पर SAR यानी कि सिंथेटिक ऑप्चर रडार तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बनी है। हाल में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय मई 2024 में जापान दुनिया के पहले 6G डिवाइस प्रोटोटाइप पेश किया। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करेगा। यह 100 गीगावाट 100 GB प्रति सेकंड की गति से 300 फीट से अधिक दूर तक डेटा संचारित कर सकता है। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर में चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNODC हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के तीसरे संस्करण को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अवैध पशु व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी गैंडे के सींग की 29%, पेंगोलिन के स्केल सल्क की 28% और हाथी दांत की 15% है। ढाका बांग्लादेश में विश्व टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। तो विश्व टेक और सार्क दोनों में 7 देश है। थाईलैंड में विश्व टेक का मुख्यालय है और सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। थाईलैंड इसका अध्यक्ष था, ढाका में इसका सचिवालय है। थाईलैंड में इसका भी वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड ने किया। इसका मुख्यालय ढाका में और सार्क का जो है नेपाल के काठमांडू। हाँ, विश्व टेक तो फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 6 जून 1987 को स्थापित। यह देखिए ढाका में। सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। नेपाल इसमें 2 देश हटा के उसको एंट्री कर देना है। म्यांमार थाईलैंड के जगह पे पाकिस्तान और मालदीव आ जाएगा सार्क में। महासचिव इंद्रमणि पांडे हाल में इंडोनेशिया में स्थित इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी के फटने। इंडोनेशिया के इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी के फटने से जनधन को काफ़ी व्यापक क्षति। तो इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड आने से 52 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ठंडे लावा का जो फ्लैश फ्लड आया कहाँ आया? इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी हिस्से में। सुमात्रा द्वीप पर किसका अधिकार है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लश इंडोनेशिया में लहार के नाम से जाना जाता है। तो यह फ्लैश फ्लश इंडोनेशिया में लहार के नाम से फेमस है। हाल में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक FLOAT बनाने की घोषणा करी है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरप्पा ने हाल ही में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 54 वर्षीय कामी रीता शेरप्पा एवरेस्ट मैन के रूप में फेमस हो चुकी है। गौरतलब है कि वह 29वीं बार 12 मई 2024 को फतह किया। इससे पहले वह 2023 में एक ही वर्ष में 2 बार 27वीं और 28वीं बार चढ़कर फतह किया था। हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। वो सम्मानित करने की घोषणा की गई, मिल जाएगी। हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश के संसद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्ष के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया है तथा कई कानूनों को भंग कर दिया है। 16-17 मई 2024 को उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, जहां मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन हुआ। हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। 13 से 15 मई रॉटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन। इंपॉर्टेंट है, रॉटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस आयोजन में पहली बार भारत ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 400 किलोमीटर की रेंज के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-2 का अनावरण किया। पाकिस्तान 19 मई 2024 को ईरानी सरकार द्वारा हाल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान सहित 7 लोगों की मृत्यु हुई। 7 लोग, 2 थे पीएम और विदेश मंत्री। उक्त दुर्घटना में ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास वरंज घन के पहाड़ी क्षेत्र में यह घटना घटित हुई। भारत सरकार द्वारा इब्राहिम रईसी की मृत्यु पर 21 मई को एक दिन शोक की घोषणा करी गई। हाल में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंग-ते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया, जिसमें 119 देश को शामिल किया गया है। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 देश में अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। इस सूचकांक में माली जो है 2.78 स्कोर के साथ 119वें स्थान पे बना हुआ है। भारत 4.25 के स्कोर के साथ 119 देशों में 39वें नंबर पे है। भारत 39वें नंबर पे है, स्कोर 4.25। भारत दक्षिण एशिया के सर्वोच्च रैंक वाले देशों में है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल 76, 101 और 105 पे। 22 मई 2024 को नार्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर दी है। एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश के लिए इन 3 देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 को प्रभावी होगी। फ़िलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया, वहीं इजरायल द्वारा इसकी निंदा की गई। हाल में फ्रांस द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम SMPAR सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण का रिपोर्ट किया गया है। N1 और N2 दो ही होता है, N3 N4 देगा तो ऑप्शन है वो होवे नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। 18 से 25 मई 2024 में इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जलमंच WWF का आयोजन किया गया। विश्व जलमंच जल से जुड़ी सबसे बड़ी सभाओं में से एक है, जहां जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ता मिलकर वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालिक प्रगति के लिए सहयोग करते हैं। वर्ष 2024 का थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। इस वर्ष इस मंच का आयोजन इंडोनेशिया तथा विश्व जल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन को लॉन्च किया गया। PREFIRE यानी कि पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। हाल ही में मनामा, बहरीन में 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1945 में काहिरा में स्थापित अरब राज्यों की लीग का उद्देश्य 22 सदस्य अरब देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करने, नीतियों का समन्वय करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में फिनांसिंग गैप ऑफ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत इस रिपोर्ट में 133 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की सुविधा को लॉन्च किया गया। किसने? UAE ने। मई 2024 में OpenAI द्वारा अपने सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-40 को लॉन्च किया गया। GPT-40 नहीं, GPT-4o, और GPT-4o में O का मतलब होता है ओमनी। बिहार राज्य विशेष मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को पहली से 5वीं कक्षा को 100 मिलीलीटर दूध और छठी से 8वीं कक्षा को 150 मिलीलीटर गर्म दूध मिलेगा। 1 जुलाई 2024 को यह योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए प्रारंभिक स्तर पर 44 प्रखंडों का चयन किया गया है। मई 2024 में बांका बिहार में बिहार के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट चालू हो रहा है। इम्पोर्टेंट, इस सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली की दर 3.11 रुपये प्रति यूनिट होगी। 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की सफल कमीशनिंग के बाद राज्य सरकार का सालाना 17 करोड़ रुपये का बचत हो सकेगा। इससे 27 मई 2024 को बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हाल ही में बिहार के खिलाड़ी बॉबी कुमार ने थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया है। बॉबी कुमार बिहार के पटना जिले से संबंध रखते हैं। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए
फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया है। 29 वर्षीय जो सपना सिन्हा यह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के प्रोफेसर है। मई 2024 में बिहार म्यूजियम पटना के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया था। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकारों पर एक पुस्तक बिहार के पद्मश्री कलाकार का प्रकाशन हुआ और इसे बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में मिथिला पेंटिंग के 9, बाकी पेपर मेसी आर्ट के 1, 52 बूटी कला, ये सब कुल मिलाकर 15 कलाकारों को मिला है। 15 कलाकारों का नाम इसमें है, इनका वर्णन है। 12 मई 2024 को पटना में भव्य रोड शो का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 2 मई 2024 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर के नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए 2024 में उन्हें नटराज कला सम्मान मिला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद जरूरी है। रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नटराज कला सम्मान मिला है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। प्रमुख दिवस 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसका थीम था परिवार और जलवायु परिवर्तन, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष +30। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। 16 मई को शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। वहीं 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है और हमारे जीवन में प्रकाश, ये इसका थीम था। तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और प्रकाश दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है, जिसका थीम सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार है। 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस, हाई ब्लड प्रेशर दिवस। तो अपने रक्तचाप के सटीक रूप से मापें और इसे नियंत्रित रखें और लंबे समय तक जीवित रहें। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस है, मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े। 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस है, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज मापते हैं। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, वहीं राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसका उद्देश्य योजना का हिस्सा बने। 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया, विश्व थायराइड 25 मई को, कम चांस। 14 मई को रॉटरडैम में आयोजित जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने और जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 16 मई 2024 को सिक्किम को 49वां राज्य स्थापना दिवस, सिक्किम ने अपना 49वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हाल में उत्तर प्रदेश के बहराइच में 18 वर्षीय महिला ई-रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में UK के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया गया। आरती पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पिंक ई-रिक्शा से पहुंची थी, जिन्हें मिशन शक्ति योजना के तहत मिली थी। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC लिमिटेड को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में आयोजित ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास की श्रेणी में दुनिया में तीसरी रैंक से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को हाल में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 100 पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीनिवास आर कुलकर्णी मुख्य रूप से मिलीसेकेंड पल्सर गामा रे बेस्ट और सुपरनोवा पर शोध कार्य के लिए फेमस है। जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जर्मन लेखिका, जर्मन की है जेमी एर्पेनबेक, जर्मन की है और जर्मन लेखिका है और इन्होंने किताब लिखा कैरोस, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन है। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। खेल, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल सुनील छेत्री 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ भारत के मैच में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैच में 94 गोल कर चुके छेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे नंबर पर आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में
प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। नवीनतम रैंकिंग में मनिका बत्रा 24वें स्थान पर है और 2025 में मनिका बत्रा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 में किया गया था। भारतीय पहलवान अमन सेहरावत 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। अमन सेहरावत ओलंपिक 24 पेरिस में होने को है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा, जिसका स्थान पेरिस चयनित है। इसका शुभंकर जो है वो फ्रिजियंस है। 24 ओलंपिक पेरिस में जो है उसका शुभंकर फ्रिजियंस है। भारतीय जिम्नास्टक सृष्टि खंडाले हाल ही में हांगकांग में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी है। हाल ही में मैक्सन कार्लसन द्वारा पोलैंड में आयोजित सुपरवेट रैपिड और बिट्स शतरंज टूर्नामेंट 2024 में जीत हासिल की गई। हाल ही में मलेशिया की इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जापान ने पाकिस्तान को हराकर अपनी प्रथम सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ द्वारा वर्ष 1983 में किया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम मलेशिया राज्य के पूर्व सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। हाल में भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने चेन बो यांग और लिऊ यी चीनी जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 में बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीता है। तेलंगाना की पैरा एथलेटिक दीप्ति जीवनजी ने हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 400 मीटर T20 स्पर्धा में 55.07 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दीप्ति जीवनजी द्वारा भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया गया। हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत द्वारा 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 रजत जीता गया। कहाँ रिले चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीता, 1 स्वर्ण और 2 रजत। जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल खिताब को जीत लिया है। महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्विएतेक ने जीता। मैनचेस्टर सिटी द्वारा हाल ही में वेस्ट हैम को 3-1 से हराकर चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता। मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम को 3-1 से हराकर। नियुक्ति इदासीसा नेंगरोंग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। कौन? इदासीसा नेंगरोंग। मौसम चक्रवर्ती हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई। ये सारा इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति सब इंपॉर्टेंट है। नासा द्वारा डेविड साल्वाग्रिनी को प्रथम नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आंद्रेई बेलोसाउ को हाल ही में रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को आगामी 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत से युवराज सिंह थे। 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 1 से 29 जून के बीच वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिलकर किया गया और शाहिद अफरीदी के अलावा युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को T20 विश्व कप का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल में वियतनाम की सांसद नेशनल असेंबली द्वारा जनरल टो लैम को 2026 तक के कार्यकाल के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है। यह नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति जो है वह वान थुओंग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप के बीच इस्तीफे के 2 महीने बाद हुई है। वेदांता एल्यूमीनियम के CEO जॉन स्लेवन को हाल में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान क्या है? तो इसकी स्थापना 1972 में, इसका मुख्यालय लंदन UK में है और अध्यक्ष सतीश पाई है। हाल ही में लुइस अबनिदियार को कैरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिकन का राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटी डोमिंगो है। निधन हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी 72 वर्ष की उम्र में चल निकले। हाल में राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल भी चल निकली। हाल ही में प्रसिद्ध कथाकार व पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले मालती जोशी भी चल निकले। श्रीमती मालती जोशी हिंदी और मराठी भाषा की लेखिका थी जो महाराष्ट्र की है। हाल ही में सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी प्रत्यारोपित कराने वाले प्रथम इंसान रिचर्ड रिक सिलेमन का निधन हुआ। 92 वर्ष की उम्र में निकला है। 92 वर्ष नहीं, शुगर का लगाया था, शुगर की किडनी प्रत्यारोपित करी थी। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार व 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले एलिस मुंडो 92 वर्ष में। एलिस मुंडो। नेक्स्ट वीडियो कॉल। धन्यवाद।